हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न। कुछ थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ मोटी जुकाम हो गया है। तो चलिए आज के पॉइंट होगा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 2-3 नंबर तो पक्का ही पक्का आने वाले हैं। तो आज पहला प्रश्न है, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जातीय कवि कहा जाता है। अगला पॉइंट है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। किसको कहा जाता है रसमूर्ति? तो घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। अगला पॉइंट है, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला पॉइंट है, दशरथ सुत लिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न है आना। यह कथन किसका है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह किसके कथन है? यह है कबीरदास के कथन। किसके कथन होंगे? कबीरदास के हैं। अगला है संस्कृत। ये यहाँ पर संस्कृत गलत लिखा हुआ है। संस्कृत है कूप जल बहासा बहता नीर। संस्कृत है कूप जल बहासा बहता नीर। यह किसने कहा है? तो कबीरदास जी ने कहा है। किसने? कबीरदास जी के कथन है ये भी। अगला है राम नाव तत्सार है। यह किसके कथन है? तो यह भी है कबीरदास के कथन। किसके हैं? कबीरदास के कथन है। अगला पॉइंट देखते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य के बारे में अगर बात करता है तो वह कौन सा होगा? सूरसागर है। क्या है? सूरसागर है। अगला पॉइंट देखते हैं, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है? वो कृष्ण भक्ति का है, ये राम भक्ति का है। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य अगर पूछता है तो रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। अगला पॉइंट है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम कवि थे। कौन है? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम कवि व्यक्ति कौन थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में बात कर रहा है। किसके? जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में बात कर रहा है। अगला है, सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो सतसई परंपरा का आरंभ कब माना जाता है? तुलसी सतसई से माना जाता है। किससे? तुलसी सतसई से माना जाएगा। अगला पॉइंट है, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो एकांतवासी है। क्या है? एकांतवासी है। अगला पॉइंट है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। कौन होंगे? श्रीधर पाठक हैं। अगला पॉइंट है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचना है। किसकी? अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी लगा लीजिएगा क्योंकि आपकी ये प्रश्न हो सकता है पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। किसके बाद कह रहा है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगला पॉइंट है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार्य धैर्य लेकर आया हो। प्रश्न फिर से देखिएगा, भारतवर्ष का, समझिएगा पहले, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार्य धैर्य लेकर आया हो। यह किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है।
अगला पॉइंट है डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। अगला पॉइंट है विद्यापति की, किसकी? विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। कौन है? कीर्तिलता है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता में जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। किसमें? विद्यापति की रचना कौन सी है? पहले देखिएगा, कीर्तिलता है। कीर्तिलता में किसका वर्णन किया गया है? तो जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है। किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। अगला पॉइंट है विद्यापति ने कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। अगला पॉइंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आध्यात्मिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है। अगला पॉइंट होगा क्या है? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदत्त की तुलना संस्कृत के कवि भास से की है। किस हिंदी का राइटर कौन है? डॉक्टर भोला शंकर व्यास हैं। और किसकी रचना? पुष्पदत्त की। पुष्पदत्त कौन सी पुस्तक है? ये है महाकवि माघ की है, जो संस्कृत की पुस्तक है। पुष्पदत्त की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है। क्लियर हुआ? अगला है जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं नाभादास ने। किसने? नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ महोदय ने, प्रश्न लंबा है ये पॉइंट, जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ महोदय ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। किसको? तुलसीदास को। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, जबकि अंग्रेज विद्वान कौन था? स्मिथ महोदय ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। अगला पॉइंट है पद्मावत में नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पद्मावत में नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि है। यह किस में कहा गया है? तो पद्मावत में कहा गया है। क्या कहा गया है? नागमती को वियोग खंड हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि के बारे में कहा जाता है। अगला है भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। क्या कहा है? लोक जागरण के नाम से संबोधित किया है। तो अगला पॉइंट है तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा है। ये तो पॉइंट हो चुका है। किसको? तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि के रूप में माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर किसे कहा जाता है। तो हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, पर यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अर्ध स्वर के नाम से किसे कहा जाता है? तो या को कहा जाता है। या बोलकर देखिएगा कि या करके नहीं बोल सकते हैं। आधा स्वर के रूप में माना जाता है किसे? या स्वर को। अगला है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है क्या? अशुद्ध भाषा का नाम दिया है। किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार है। अगला पॉइंट है चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। क्या थी? तमिल थी। अगला पॉइंट है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ यह है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को
अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? तो छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? तो किसके अंतर्गत रखा गया है? रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। अगला पॉइंट है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला पॉइंट है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी होगी? बघेली बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला पॉइंट है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन है ज्ञा। जा और इया को मिलाकर बनता है ज्ञा शब्द। अगला पॉइंट है, जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल के बारे में है। कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल हैं। ये रहे कम से कम आज 50-55 प्रश्न हो गए आप लोगों के। तो इम्पॉर्टेंट थे, वन लाइनर पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।